जय हिंद सभी को। 7th क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 11 करने वाले हैं। टोटल मैंने चैप्टर 10 अपलोड कर दिए हैं, 10 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। वो आप लोग जाके चैनल की प्लेलिस्ट में जरूर देख सकते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे सारे चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा। आज जैसे चैप्टर नंबर 11 पे पहुंचे हैं, अब इसके बाद जो है ना थोड़े इजी चैप्टर आने वाले हैं आप लोग के। बस यहीं तक था, थोड़ा सा हार्ड चैप्टर था, बाकी कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद सारे चैप्टर इजी होने वाले हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को करवा दूंगा। अगर आप लोगों को सच में वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है ना। आप लोग भी जानते हैं कि कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है हर चीज़ में, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें, ठीक है। तो धीरे धीरे करते करते ना सारे चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा। ऑल सब्जेक्ट के भी चैप्टर्स सारे कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। बस साथ रहना जरूरी है और अच्छे से आप लोग सपोर्ट करें, चैनल को जो है भरपूर प्यार दें अपना, ठीक है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम लगाए। तो इसमें टोटल 8 क्वेश्चन निकले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं से देखिए सांस्कृतिक आत्मसातकरण और एकीकरण, ये जो है हमारा जो ये चैप्टर है, जब हमने ये चैप्टर कर लेंगे ना बढ़िया तरीके से, जब इनके नाम याद देखिए सांस्कृतिक आत्मसातकरण और एकीकरण, तो इसमें जो है ना ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। जब आपने चैप्टर का नाम से ही बढ़िया तरीके से हर चीज़ पढ़ लोगे आप लोग, तो क्या होगा, एक भी चीज़ आप लोग के दिमाग से निकलेगी नहीं, ठीक है। तो मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, समझना है, दिमाग में रखना है और वहाँ जाकर लिखना है। आगे बात समझ में, तो ये चीज़ आप लोग याद रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन, ठीक बा। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कहता है, परसांस्कृतिकरण से क्या तात्पर्य है। आखिर ये परसांस्कृतिकरण क्या है, तो सांस्कृतिक आत्मसातकरण एवं एकीकरण, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो होगा परसांस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो सुनने में थोड़ा सा हार्ड लगता है लेकिन है बहुत ज़्यादा ईजी। जब मैं समझा दूंगा आप लोग को तो यही चीज़ें आप लोग को फिर इजी लगने लगेंगी, ठीक बा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए, तो सिंपल सा है, परसांस्कृतिकरण का अर्थ क्या होता है। परसांस्कृतिकरण का अर्थ है एक सामाजिक समूह से दूसरे सामाजिक समूह में, याद रखिएगा, एक सामाजिक समूह है, समाज में रहने वाला समूह है, और उसी से दूसरे सामाजिक समूह में सांस्कृतिक तत्वों का प्रसारण और स्थानांतरण, यानी एक समूह से दूसरे समूह में कोई भी जो संस्कृति है एक जगह से दूसरी जगह, एक समूह से दूसरे समूह में जब सम्मिलित होती है ना, फिर वो समूह आपस में मिलते हैं संस्कृतियों की वजह से, उसको क्या कहा जाता है, परसांस्कृतिकरण कहा जाता है। इजी वे में समझ में आ गया, ये चीज आप लोग को याद रखनी है। तो जब एक सामाजिक समूह की संस्कृतियां दूसरे सामाजिक समूह की संस्कृतियों में आपस में मेलजोल हो जाती हैं, आपस में दोनों एक दूसरे को अपना लेते हैं, उसको कहा जाता है परसांस्कृतिकरण। आगे बात समझ में, इसी तरीके से पढ़ते जाएं। चलिए आंसर में जाइए। ये जो है हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखो छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे तो बड़े वाले क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। आगे बात समझ में, ये चीज याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि आत्मसातकरण की प्रक्रिया में भाषा का क्या योगदान है। आत्मसातकरण भी मैं इसी के साथ साथ आप लोगों को बता दे रहा हूं, और इसमें भाषा का क्या योगदान होगा। तो आत्मसातकरण मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब होता है पुराने ज्ञान के साथ नए को शामिल करना, यानी सिंपल सी बात है, आपको कोई ना कोई नॉलेज है, आप उस नॉलेज को लेकर आते जा रहे हैं और साथ साथ कुछ नया, कुछ अपने इसके साथ जोड़ के कुछ नया बना रहे हैं। आगे बात समझ में, क्वेश्चन के अंदर बोला क्या जा रहा है, आत्मसातकरण मतलब, अभी तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए जरा आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर, जातियों और राष्ट्रीयताओं के संपर्क मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ना, राष्ट्रीयताएं और जातियां अगर आपस में संपर्क करती हैं, संघर्ष तथा सम्मिलनों के समय भाषा में होने वाले परिवर्तन आत्मसातकरण की प्रक्रिया को अधिक उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं। आत्मसातकरण मतलब होता है कि एक दूसरे से मिल जाना। देखिए कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ना एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, लेकिन बस अर्थ बताना है अलग अलग करके, बाद में हम एक दूसरे के साथ सबको जोड़ देंगे। आगे बात समझ में, ये चीज याद रखें। तो आत्मसातकरण में भाषा का क्या योगदान है, तो भाषा क्या करता है कि एक समूह को दूसरे समूह से जोड़ देती है बड़े आराम से। आगे बात समझ में, जैसे हम लोग गाँव जाते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, तो ट्रेन में क्या होता है, एक जैसी भाषा बोलने वाले लोग जल्दी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। ये चीज़ तो पता होगी आप लोग को। हमारे यहाँ जा रहे हैं, गोरखपुर जा रहे हैं, तो गोरखपुर के लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट जल्दी हो जाएंगे क्योंकि भाषा सेम है। मैथिली बोलने वाले जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे, पंजाबी बोलने वाले जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे, गुजराती वाले गुजरातियों के साथ, है ना। ये चीज़ें हैं।
तो ये है यहाँ पे। वर्तमान समय में प्रिंटिंग प्रेस मुद्रणालय, यानी प्रिंटिंग प्रेस को मुद्रणालय बोला जाता है, मुद्रालय वर्ड हो जा रहा है। तो मुद्रांकन का मतलब क्या होता है? छपाई की तकनीक। आ रही है बात समझ में? ये चीज मुद्रण की तकनीक ये बोला जाता है। तो पुस्तक और समाचार पत्रों में भाषा का मानकीकरण किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, आत्मसातकरण मतलब, इसमें तो भाषा के बारे में पूछा ना, चलिए भाषा थोड़ा सा हटाइए पहले। इसमें क्या है कि आत्मसातकरण मतलब होता है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कनेक्ट होता है, जब एक समूह दूसरे समूह से कनेक्ट होता है किसी भी आधार पर हो जाता है, तो उसको बोला जाता है, जैसे उसको बोल दिया आत्मसातकरण, एक दूसरे के साथ मिल जाना। लेकिन अगर भाषा आ जाता है तो भाषा के आधार पर और जल्दी आत्मसातकरण हो जाता है। कैसे ही हो तो मैंने बता ही दिया, भाषा के नाम पर दोनों एक दूसरे के साथ जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आंसर में जाइए यहाँ से। इस तरीके से आत्मसातकरण समझना, एक एक करके सारी चीजें समझेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, भौतिक सांस्कृतिक तत्व व अभौतिक सांस्कृतिक तत्वों में किसकी गति धीमी होती है? याद रखिएगा, कौन तेजी से, यानी संस्कृति कौन तेजी से बढ़ सकता है, कौन धीरे चलता है? तो भौतिक सांस्कृतिकरण, अभौतिक सांस्कृतिकरण। भौतिक में वो चीजें आती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, उठा सकते हैं, सामने देख सकते हैं, रख सकते हैं, छू सकते हैं, ये चीजें। अभौतिक में आपके विचार, विश्वास, ये सारी चीजें, धर्म और जो ये चीजें महसूस करी जाती है वो अभौतिक। और भौतिक यानी जिसे हम छू सकते हैं, उठा सकते हैं, देख सकते हैं और फेंक सकते हैं, कुछ भी हो सकता हो, ठीक है। देखिए जरा, तो इसमें क्या है, भौतिक सांस्कृतिक तत्व तथा वह अभौतिक सांस्कृतिक तत्व में कौन सी जो है ना धीरे फैलता है समाज के अंदर? तो देखिए, भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के अंतर्गत संचार व यातायात के साधन एक जगह दूसरी जगह ले जाते हैं, वो भी भौतिक में आएगा। मकान, बर्तन, आभूषण इत्यादि का प्रसारण आदि सम्मिलित होता है। तो पहले तो भौतिक समझ लीजिए क्या होता है। भौतिक सांस्कृतिक मतलब क्या हो गया, जो चीजें भौतिक तौर पे, जैसे टेलीफोन वगैरह हो गया, ये सब भौतिक तौर पे हैं, जिनके माध्यम से हम कनेक्ट हो सकते हैं, तो ये भौतिक में आ जाएगा। अभौतिक में क्या चीजें आती हैं देखिए, अभौतिक सांस्कृतिक तत्वों के अंतर्गत धर्म, विश्वास, परंपरा, जिन्हें हम छू नहीं सकते, जो महसूस किया जाता है, जो होता है, तो धर्म, विश्वास, परंपरा आदि आते हैं। अभौतिक सांस्कृतिक तत्वों का विकास एवं प्रसार धीमी गति से होता है। ये बहुत तेजी से फैलेंगे, इसके माध्यम से संस्कृति, भौतिक सांस्कृतिक, इसके माध्यम से, भौतिक की वजह से संस्कृति बहुत तेजी से फैल सकती है। लेकिन अभौतिक इन चीजों से क्या है, धीरे धीरे करते करते लोग इन चीजों से जुड़ते हैं। पहले आपको याद रखना होगा भौतिक चीजों में क्या आता है और अभौतिक में क्या आता है। तो भौतिक में जैसे आपका ये क्या नाम है, आभूषण, बर्तन, मकान, यातायात के साधन, एक जगह दूसरी जगह जाना, ठीक है। ये अभौतिक में विश्वास, धर्म और उसके बाद जो है परंपरा, ये सारी चीजें जो हैं आ जाती है। तो अभौतिक सांस्कृतिक तत्वों का विकास एवं प्रसार जो है धीमी गति से होता है। तो कौन धीरे चल रहा है इनमें से? अभौतिक। ये बहुत तेजी से चलेगा क्योंकि ये संस्कृति को बहुत तेजी से बढ़ा सकता है भौतिक, और अभौतिक जो है वो काफी धीरे धीरे संस्कृति को बढ़ावा देगा। कोई दिक्कत? ये चीज हमें याद रख लेनी है इसके अंदर। चलिए आंसर में जाइए यहाँ से। आत्मसातकरण की अगर बात की जाए तो आत्मसातकरण की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, आत्मसातकरण जो है ना, इजी वे में आप लोग को समझ में आ जाएगा। इजी वे में कैसे समझ में आ जाएगा? क्योंकि जब आपने ये समझा होगा तो और थोड़ा बढ़ चढ़कर हम इसमें समझेंगे, ठीक है ना। देखिए, आत्मसातकरण की प्रमुख विशेषताएं, तो आत्मसातकरण का मतलब तो समझिए आया होगा आपको, पुराने ज्ञान से कुछ नया सीखना, पुराने ज्ञान के साथ नए को शामिल कर लेना ही आत्मसातकरण कहलाता है। क्या होगा इसमें देखिए जरा, अचेतन प्रक्रिया, सबसे पहले जो आपका इसमें पॉइंट दिख रहा होगा, अचेतन प्रक्रिया के अंदर क्या आता है? तो अचेतन प्रक्रिया, आत्मसातकरण सामाजिक प्रक्रिया में संलग्न समूहों के बिना, याद रखिएगा, जो भी समूह इसमें शामिल हैं उनके बिना ही जाने बूझे प्रयासों के घटित होता है। आत्मसातकरण एक अचेतन प्रक्रिया है। मतलब क्या हो गया इसका कि आत्मसातकरण के द्वारा ही समूह एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक समूह दूसरे समूह के साथ जल्दी कनेक्ट हो जाता है। ये चीज आप लोग को याद रखनी है। दूसरी बात, दीर्घकालीन तथा मंथर गति, याद रखिएगा, ये जो आत्मसातकरण है ना, ये बहुत धीरे धीरे फैलता है समाज के अंदर। कैसे देखिए, तो दीर्घकालीन मतलब काफी लंबे समय तक। तो सामान्यतः आत्मसातकरण होने में
दीर्घ अवधि व्यतीत होती है। यानी आत्मसातकरण के लिए क्या होगा, थोड़ा लंबा टाइम लगेगा। दो संस्कृतियां परस्पर जो है संपर्क में आने के उपरांत लंबे समय के बाद ही एक दूसरे में विलीन हो पाती हैं। दो संस्कृतियां आई, आपस में जुड़ी, काफी टाइम लग जाता है दोनों में एक दूसरे के साथ जुड़ने में। आगे बात समझ में, ये चीज याद रखिएगा। इस प्रकार आत्मसातकरण एक मंथर गति वाली प्रक्रिया है। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं आत्मसातकरण जो है ना थोड़ा सा टाइम लेता है संस्कृतियों को आपस में जोड़ने के लिए। आगे बात समझ में, ये चीज हमें याद रखना है। उसके बाद है असमान संस्कृतियां। देखिए ये लाइन, ये जो पॉइंट है ना, आप लोग ध्यान सुनिएगा। आत्मसातकरण के घटित होने के लिए यह आवश्यक है कि इस प्रक्रिया में संलग्न संस्कृतियां असमान हों। अगर आप चाहते हैं तेजी से कोई संस्कृति एक दूसरे के साथ जुड़े तो सिंपल सी बात है, दोनों संस्कृति में मतलब भेदभाव थोड़ा सा होना चाहिए, भेद होना चाहिए, भेदभाव नहीं भेद होना चाहिए। जैसे ये संस्कृति थोड़ी सी अलग है, ये संस्कृति अलग है, तब जाकर दोनों एक दूसरे कनेक्ट हो पाएंगी जल्दी ही और अच्छे से हो पाएंगी। तो दोनों संस्कृतियों के मध्य एक प्रकार की श्रेणीबद्धता होती है। तो सिंपल सी बात है, असमान हो दोनों तब ज़्यादा अच्छे कनेक्ट होगा। देखिए एग्जाम्पल के साथ बोलता हूँ, जैसे सिंपल सा कोई एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता है, ध्यान सुनिएगा, कुछ भी नहीं आता है, उसको अगर कोई चीज़ सिखाई जाए तो ज़्यादा अच्छे से वो सीखेगा। जिसको पहले से वो चीज़ें आती हैं वो तो अपने अंदर ही सोचेगा अरे यार मुझे तो आता ही है, लेकिन जिसको नहीं आता वो ज़्यादा अच्छे से सीखने की कोशिश करेगा। आगे बात समझना, ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद है इन संस्कृतियों का रूप निम्न प्रकार का होता है। जैसे पहला है आधिपत्य वाली संस्कृति। तो इन संस्कृतियों में से एक आधिपत्य वाली अर्थात प्रबल होती है। यानी कि मैंने बताया दोनों संस्कृतियां अलग अलग होनी चाहिए तब जाकर एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगी। तो सिंपल सी बात है कि एक संस्कृति थोड़ी सी अलग हो, ठीक है, एक संस्कृति क्या हो दूसरी संस्कृति के ऊपर हावी हो, तब जाकर हम इसे बना सकते हैं। आगे बात समझ में, ये याद रखना। दूसरा है अधीन संस्कृति। तो दूसरी अधीन संस्कृति होती है प्राय प्रबल संस्कृति अधीन अथवा अपेक्षाकृत छोटी संस्कृतियों के साथ आत्मसातकरण की दिशा में अग्रसर होती हैं। ये लाइन जरा ध्यान सुनिएगा, बहुत धांसू है। क्या बोला गया, देखिए दूसरी अधीन संस्कृति होती है, कैसे, प्राय प्रबल संस्कृति अधीन अथवा अपेक्षाकृत छोटी संस्कृतियों के साथ आत्मसातकरण की दिशा में अग्रसर होती हैं। जो ताकतवर संस्कृति है वो छोटी छोटी संस्कृतियों क्या करेगी, अपने में शामिल कर लेगी और जल्दी मिला लेगी, ये चीज होगा। और अग्रसर होती है तथा उन्हें स्वयं में आत्मसात कर लेती है, यानी खुद अपने में मिला लेती है। तो आत्मसातकरण के अंदर दोनों संस्कृतियां थोड़ी मोड़ी अलग अलग होनी चाहिए जिससे कि वो अच्छे से कनेक्ट हो सकें। वो उसकी संस्कृति सीखेगा, वो उसकी सीखेगा। ऐसा अगर सेम सेम होगा तो बोलेंगे अरे यार ये तो हमारी संस्कृति है, सेम, मिल तो जाएंगे लेकिन सेम सेम हो जाएगा। लेकिन होगा क्या, अगर दोनों में अलग अलग चीजें हैं तो दोनों अच्छे से जुड़ सकेंगे। उसके बाद है स्थायित्व, यानी आत्मसातकरण एक अस्थायी घटना न होकर स्थायी प्रभाव वाली होती है। यानी आत्मसातकरण एक अस्थायी घटना न होकर जो है स्थायी प्रभाव वाली होती है। देखिए आत्मसातकरण में टाइम भले ही लगता हो, दो संस्कृतियों को जुड़ने में टाइम भले ही लगता हो, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक चलती हैं। ये अस्थायी नहीं है, स्थायी होती हैं। ये आत्मसातकरण के कारण संस्कृति में घटित होने वाले परिवर्तन दीर्घ अवधि तक चलते या निरंतर अस्तित्व में बने रहते हैं। जब दो संस्कृतियां आपस में मिलती हैं, जब दोनों कॉमन नहीं है, तो सिंपल सी बात, दोनों एक दूसरे को जानने में थोड़ा टाइम तो लगाएंगे तो अच्छे से कनेक्ट हो सकेंगे। आगे बात समझ में, ये चीज़ हो जाएगा। उसके बाद ये चीज़ बताई मैंने, ये हो जाएगा। चलिए तो आंसर बता जाइए यहाँ से। आई होप सबको ये आंसर समझ में आया होगा और बढ़िया तरीके से पॉइंट टू पॉइंट मैंने आप लोग को दिखा भी दिया है। अब अच्छे से आप लोग इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत, ये चीज याद रखिए। चलिए अब उसके बाद आता है एकीकरण। पांचवा आपका क्वेश्चन होगा एकीकरण के 4 घटक लिखें। तो सुनिएगा, आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए। एकीकरण के 4 घटक लिखें। तो एकीकरण का निर्माण निम्नलिखित घटकों द्वारा होता है। मैंने आपको सांस्कृतिक बताया, आत्मसातकरण बताया, एकीकरण। तो एकीकरण का मतलब भी सेम वही तो हुआ, लेकिन क्या अंतर है, क्या चीजें, वो हम जानेंगे। लिखना तो पड़ेगा ही, आएगा तो एक ही इनमें से। तो एकीकरण का मतलब होता है किसी चीज को एकजुट करना, किस चीज को एक करना, ठीक है, यूनिफिकेशन। ठीक है, देखिए कैसे। तो समान विशेषताओं का साझाकरण, श्रम विभाजन, परस्पर संबंधों तथा अंतर्निर्भरता उत्पन्न समूह एकता के गठन को सरल बना देते हैं। यानी कि अगर इसमें बोला गया है कि जो है ना साझाकरण, अगर एक दूसरे के साथ जुड़कर चलें,
श्रम विभाजन, एक दूसरे के साथ श्रम विभाजन यानी सबको अपना अपना काम सौंप रखा है, और पारस्परिक संबंधों, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तथा अंतर्निर्भरता, एक दूसरे पर निर्भर हैं, उत्पन्न समूह एकता के गठन को सरल बना देते हैं। यानी कि एकीकरण कैसे हो जाएगा, जब एक समूह दूसरे समूह पर डिपेंड है, वो वाला समूह हमारे समूह पर डिपेंड है, तो इससे क्या होगा, एकीकरण को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। दूसरा जो है मानदंड स्वीकृति, यानी समूह द्वारा निर्धारित विभिन्न मानदंडों को स्वीकृति तथा उनका पालन एकीकरण का कारक है। यानी कि अगर कोई समूह दूसरे समूह की निंदा करता है तो उसको दंड का प्रावधान हो। अगर बोला गया ना, समूह द्वारा निर्धारित विभिन्न मानदंडों को स्वीकृति अथवा तथा उनका पालन, यानी सिंपल सी बात है, जो भी समूह हमारे समूह में शामिल हो रहा है, एकीकृत हो रहा है, तो वो हमारे धर्म का पालन करे, या बोल सकते हैं हमारे संस्कृतियों का पालन करे। जब हम उनमें शामिल हो रहे हैं तो हम उनकी संस्कृतियों को जो है पालन करें। आगे बात समझ में, ये चीज आप लोग को बढ़िया तरीके से याद रख लेनी। कोई दिक्कत, बोला क्या गया है, सजातीयवाद या स्वयं की संस्कृति को वरीयता देने की प्रकृति, यानी हमारी संस्कृति जो है हम उसको क्या करें, वरीयता दें, क्रमबद्ध रखें उसको, क्या हमारी संस्कृति जो है इतनी अच्छी है, ऐसा है वैसा है, हर चीज नियम भी होना चाहिए संस्कृति में, जभी तो कोई सुनेगा, तभी तो आके एकीभूत होगा, जभी तो कोई आएगा और वो हमारे साथ जुड़ेगा। तो वही चीज बतानी है, समूह में सामाजिक नियंत्रण को प्रचारित करने में प्रक्रियात्मक भूमिका निभाती हैं। यानी कि ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं और अच्छे से हमको जो है दूसरी संस्कृति हमारे में एकीकरण कर देती हैं। चौथी बात है अनुशासन। अनुशासन तो हर चीज में जरूरी होता है। कैसे, जरा देखिए, अनुशासन समूह के सदस्यों के मध्य अनुशासन से भी समूह में एकत्व स्थापित होता है। अगर अपने समूह की बात करें ना, तो अगर हमारे समूह में ही जो है ये नहीं हो, अनुशासन ना हो, तो होगा क्या, हमारा समूह अपने में ही टूट जाएगा। लेकिन समूह में अगर जो है क्या नाम है अनुशासन है, तो दूसरा समूह देखेगा और हमारे यहाँ पर आके उस चीज को जो है चुनने की कोशिश करेगा उसको। आगे बस में, तो ये है एकीकरण के कुछ जो है इसमें घटक बता रखे हैं कि कैसे कैसे लोग हमारे यहाँ आकर एकीकृत हो सकते हैं। कोई दिक्कत, ये चीज आंसर चाहिए यहाँ से, ये आप लोग को बढ़िया तरीके से जो है समझ लेना है, ठीक है ना। देखिए अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, नेक्स्ट है हमारा कि पर सांस्कृतिकरण की अवधारणा तथा अर्थ स्पष्ट करें। देखिए पर सांस्कृतिकरण जो पहला वाला था वो नीचे आया, लेकिन थोड़ा बड़ा होगा अब, ठीक है। तो पर सांस्कृतिकरण मैंने आप लोग को सांस्कृतिक, आत्मसातकरण, एकीकरण तीनों बता दिया है, लेकिन अब थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके उनको पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्या है, तीनों एक एक करके पढ़ेंगे। पर सांस्कृतिकरण की अवधारणा तथा अर्थ स्पष्ट करना है। देखिए आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार से है। देखिए तो सिंपल सी बात है, पर सांस्कृतिकरण ये बहुत इजी है, जो समझ जाएगा वो बिल्कुल उल्का पिंड उठा लाएगा। आगे बात समझ में, देखिए तो पर सांस्कृतिकरण का शब्द अर्थ, शाब्दिक अर्थ है पराई संस्कृति अपनाना। पर सांस्कृतिकरण, पराई संस्कृति, उनकी संस्कृति हम लेकर आए, हम उनकी संस्कृति अपना रहे हैं, पराई संस्कृति। तो इसका शाब्दिक अर्थ पता चला। देखिए पर सांस्कृतिकरण से में तीन, देखिए सांस्कृतिकरण तो मतलब तो सबको पता ही होगा, अपनी संस्कृति। पर सांस्कृतिक मतलब दूसरे की संस्कृति अपना लेना। देखिए लेकिन अपनी संस्कृति खोना मत, अपनी संस्कृति के साथ साथ दूसरे की भी अपना लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी मत खोना, ये चीज है। तो पर सांस्कृतिकरण में तीन शब्द हैं। पर शब्द का अर्थ है दूसरे की, अर्थात किसी अन्य से संबंधित। संस्कृति शब्द व्यापक अर्थ में भौतिक उपकरणों व अभौतिक आदर्शों और मूल्यों को प्रकट करता है। करण का मतलब होता है, करण का आशय है स्वीकार कर लेना या अपना लेना, यानी कि दूसरे की संस्कृति को अपना लेना पर सांस्कृतिकरण कहलाता है। इस भांति पर सांस्कृतिकरण का आशय हुआ कि एक संस्कृति द्वारा किसी अन्य संस्कृति के भौतिक एवं अभौतिक दोनों प्रकार के तत्वों को अपना लेना। यानी कि भौतिक और अभौतिक, भौतिक में जो मैंने बताया था आपको, बर्तन, इमारत, आपका क्या नाम है, उसके बाद जो भौतिक चीज़ें जितनी भी जो हम उठा सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मकान हो गया, आभूषण हो गया, यातायात के साधन हो गए, ये सारी चीज़ें अपना लेना भौतिक में आ जाता है। अभौतिक में आपका विश्वास, धर्म और क्या नाम है, ये सारी चीज़ें जितने भी हैं अभौतिक में, वो तो धीरे चलता है, अभौतिक वाला मैंने बता दिया। तो ये सारी चीज़ें ही
अलग अलग मत करना, इनको एक साथ लाकर अपना लेना ही परसांस्कृतिकरण कहलाता है। कोई दिक्कत? ये चीज़ आप लोग को याद रख लेनी है। तो परसांस्कृतिकरण का अर्थ मैंने बता दिया है। अब आप जानते हैं इससे बना बना के जो है और ज़्यादा अच्छे से लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आंसर में जाइए। अगर हमने ये समझ लिया ना तो क्लियर हो जाएगा। परसांस्कृतिकरण आगे समझ में ठीक है। अब आएगा आत्मसातकरण की अवधारणा तथा अर्थ स्पष्ट कर। जैसे इसकी अवधारणा और अर्थ स्पष्ट किया, वैसे अब हम आत्मसातकरण की कर लेते हैं एक बार। बहुत ईजी हो जाएगा, इसको समझने के बाद आप सारा कर सकते हैं आत्मसातकरण से रिलेटेड। ठीक है, आंसर आप लोग देखिए अपने स्क्रीन पर कि क्या बोला गया है। तो सिंपल सी बात है, अर्थ शाब्दिक रूप से आत्मसातकरण का अर्थ किसी गुण अथवा विशेषता को अपने में आत्मसात कर लेना। किसी की गुण, किसी की जो है विशेषताओं को, जैसे हमें लगा दूसरे की संस्कृति के बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, बहुत अच्छी अच्छी विशेषताएं, हम उसको अपना लें, आत्मसात कर लें, अपने अंदर उतार लें। जो हमें ज्ञान है लेकिन उसके ज्ञान को देखा, अरे वाह बेस्ट है यार, हमने क्या करा, उसके ज्ञान को भी हमें अपने मन मस्तिष्क में उतार लिया, उसको आत्मसातकरण कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा देखिए, अथवा किसी गुण से सम्मिलित जो है कर लेना, किसी का गुण अपने में ले आना। सामाजिक समाजशास्त्रीय रूप से सात्मीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह दूसरे समूह की सांस्कृतिक, मानसिक अथवा सामाजिक विशेषताओं जैसे रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, विचार, विश्वास, जीवन प्रतिमान, आकांक्षाओं आदि को इस सीमा तक ग्रहण कर लेता है कि दोनों समूह में फिर स्पष्ट अंतर नहीं रह जाता। दोनों समूह एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमने दूसरे का हर चीज़ अपना लिया। हमको पसंद आया, हमने अपना लिया, क्योंकि हमें गुण लगा, हमें विशेषता लगी, इसलिए हमने अपना लिया। इसलिए डॉसन क्या कहते हैं, डॉसन और गेटिस का कथन है कि सांस्कृतिक रूप से दो समूह का जो है समान तथा अभिन्न हो जाना ही सात्मीकरण है। तो ये आत्मसातकरण क्लियर हो गया सबको। आत्मसातकरण मतलब जब हमने किसी का गुण, किसी की विशेषताएं देखी तो हमने उसको जो है अपना लिया। कोई दिक्कत? ये चीज़ हमें याद रख लेना। चलिए आंसर में जाइए यहाँ से। ये है, जब हम बता देंगे ना कभी नहीं भूल सकते। आई होप सबको ये वाला और ये वाला समझ में आ गया। जब ये दोनों समझ में आ गया ना, आप कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा परसांस्कृतिकरण या आत्मसातकरण से आप बढ़िया तरीके से बता देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आगे बात समझ में, ये चीज़ याद रखें। अब आ जाता है एकीकरण। तो एकीकरण का मतलब क्या होता है, देखिए जरा ध्यान सुनिएगा। एकीकरण की अवधारणा तथा अर्थ का वर्णन करें। मैं बोल रहा हूँ पहले ही, अगर ये और ये तीनों आंसर अगर आपने समझ लिया तो आप नहीं भूल सकते, कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ चाहे आप 5 पढ़ो या मत पढ़ो, ये जो 3 समझा रहा हूँ ना, ये धांसू तरीके से समझ लोगे ना तो सारे क्वेश्चन आंसर आप लोग क्लियर कर लोगे अच्छे तरीके से। आगे बात समझ में, ये देखिए। तो एकीकरण की अवधारणा स्पष्ट करें, अर्थ बताएं उसका। तो आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से आंसर बनेगा। देखिए जरा ध्यान सुनिएगा। तो एकीकरण का अर्थ क्या होगा? एकीकरण का अर्थ होगा, एकीकरण जैसा कि इसके नाम से ही प्रकट होता है कि अनेक अलग अलग संघटकों को एक इकाई में एकत्र या एकीकृत करने की एक प्रक्रिया है। स्पष्ट है कि एकीकरण, ध्यान सुनिएगा, एकीकरण सदस्यों को एक साथ रहने के लिए एकत्र करता है। एकीकरण का मतलब क्या होगा? सारे सदस्यों को एक साथ रहने की जो है प्रेरणा देता है और एक साथ लाता है। यह सदस्यों को एक समूह में रहने को बाध्य करता है। यानी देखिए, एकीकरण का मतलब क्या, ये नहीं हो गया कि दूसरी संस्कृति उठा लाओ, नहीं, इन दोनों में तो था ये, लेकिन एकीकरण मतलब जब ये दोनों आ जाती हैं तो आपको वही सारी चीजें, चाहे कितनी भी संस्कृतियां मिली हो, आपको बस एक काम करना है, एकीकरण बना के रखना है। वो कैसे बना के रखेंगे देखिए जरा आगे। तो लक्षण क्या है इसमें? तो इस प्रकार एकीकरण के प्रमुख लक्षण निम्न प्रकार के हैं। जैसे पहला, एकीकरण उस समूह को स्थायित्व प्रदान करता है। यानी कि जो भी समूह बना है तो एकीकरण अगर आ गया तो उसको स्थायित्व प्रदान करेगा, यानी कि वो एकजुट होकर रहेगा हमेशा के लिए। आगे बात समझ में, ये चीज याद रखिए। दूसरा, एकीकरण संगठन की एक प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है। एकीकरण क्या है? संगठन की एक प्रक्रिया के रूप में, यानी कि एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस हो गया कि भाई हमारा जो समाज है, हमारा जो समूह है वो एकजुट होकर रहेगा। आगे बात समझ में, ये चीज याद रखिए। तीसरा है, एकीकरण की प्रक्रिया सामाजिक एकाकीपन, अलगाव तथा बिखराव की प्रक्रिया के विपरीत होता है। यानी जब एकीकरण आ जाएगा उस समूह में, आपने परसांस्कृतिकरण देख लिया, ये इसके द्वारा एकजुट समूह बन गया, 2-3 समूह। इसके बाद आत्मसातकरण कर लिया आपने, सबको एक साथ कर लिया, फिर एकीकरण ले आओ।
एकीकरण ले आओगे तो क्या होगा, पूरा हर चीज एकजुट होके रहेगा, कोई अलग नहीं हो सकता। तो इसमें क्या है, बिखराव, एकाकीपन, अलगाव, ये सारी चीजें हट जाएंगी और सब एकजुट होकर रहना शुरू कर देंगे। क्लियर हो गया इतना। चौथा है सामूहिक एकीकरण समूह के परस्पर मिलकर रहने अथवा सामूहिक अखंडता व एकता से संबंधित है। यानी अखंडता मतलब होता है कभी टूटने ना देना, यानी ये सारी चीजें क्या होंगी, अखंड रहेंगी, खंडित नहीं होंगी, तो सब एकजुट होकर रहेंगे अगर एकीकरण समाज के अंदर होगा। ठीक है। उसके बाद पांचवा है एकीकरण एक सामूहिक प्रक्रिया। यानी देखिए एकीकरण क्या है, सामूहिक प्रक्रिया, सब लोग एकजुट होकर रह रहे हैं, ये सामूहिक प्रक्रिया, यानी समूह में रहते हुए आपने एकजुटता लाई, एकजुट हुए, इसको हमने क्या नाम दिया, एकीकरण नाम दिया। आगे बात समझ में, ठीक है। उसके बाद है एकीकरण प्रक्रिया मुख्य रूप से उन लोगों से संबंधित होती है जो समूह में रहते हैं या अन्य समूहों की उपस्थिति में रहते हैं। आई थिंक सबको समझ में आया होगा, यानी कि सब लोग एकजुट होकर रह रहे हैं, एक दूसरे से अलग बिल्कुल भी नहीं रह रहे। तो सिंपल सी बात है, जब पर सांस्कृतिकरण आ गया, आपने संस्कृतियों को जोड़ लिया, आत्मसातकरण कर लिया, आपने गुण और विशेषताएं देखकर एक संस्कृति को दूसरे संस्कृति से मिला लिया, एक समूह को दूसरे समूह से मिला लिया, फिर उसमें जरूरत पड़ेगी एकीकरण की। जब आप एकीकरण को बढ़ावा दे देंगे तो वो कभी समूह टूट नहीं सकता। आगे बात समझ में। तो ये चीज़ थी इस चैप्टर के अंदर, जिसने समझ लिया उसका हो जाएगा बेड़ा पार, बढ़िया तरीके से समझ लेना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस आप लोग को अच्छी अच्छी मिलती रहेंगी। मैं भरोसा दिलवाता हूँ सच में कि एनआईएस वाले बच्चों को पीछे नहीं रहने दूंगा, इतना धांसू पढ़ाऊंगा कि मज़ा आ जाएगा आप लोग को। बस साथ दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और आने वाली सारी वीडियोज़ आप लोग को अच्छी अच्छी मिलती रहेंगी, और मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को पूरे विश्वास के साथ आप लोग को पढ़ाता रहूँगा। ठीक है, आप लोग बस साथ दें, साइमन क्लास का सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।